हेलो दोस्तों। मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वह लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अब और ज्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी ज्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे पहले ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में तो ये सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे यह सब करना ही पड़ा। मेरा नाम कविता है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे और चाची ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। चाचा तो मुझे प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थी और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा खुचा खाना मुझे देती थी। मेरी चचेरी बहन पूनम के मंगेतर ने जब पूनम से मगनी तोड़कर और मुझसे शादी करने की बात रखी तो चाची से सर पर आसमान गिर पड़ा, तो गुस्से से फट पड़ी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तकलीफों से भरी थी। पूनम के मंगेतर ने मेरी जिंदगी में और ज्यादा कांटे बो दिए। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया था। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन वह बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे बाहर निकाला, एक जोड़ा कपड़ा मेरी तरफ फेंका और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ना ही मेरी इतनी औकात थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि जाओ बेटा, जहां रहो खुश रहो। मैं सचिन की दुल्हन बनकर सचिन के घर आ गई। मुझे लगा मेरे पति सचिन के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी जिंदगी में जो मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी वह सचिन पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। सचिन के घर में बहुत सारे लोग थे। सचिन अपने घर में सबसे बड़े थे। सचिन से छोटे उनके 6 बहन भाई और थे। 3 बहनें और 3 भाई। सचिन सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूं, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैं तो इस घर में नौकरानी बनाकर लाई गई थी। शादी की पहली रात सचिन ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। सचिन की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन यह खुशी भी मुझे ज्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई। खुशियां इस बार भी मेरे पास आते जाते रह गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइश का द्वार अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले ही दिन समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सांस ने मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुझ पर बरस पड़ी थी और मैं हक्का बक्का सी उनका मुंह देख रही थी। लगातार चीख कर बोलते ही चले जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुझे यहां अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूं। तुझ अनाथ को खाली हाथ में इसीलिए लेकर आई हूं ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले बिना जबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूं। बहुरानी बनने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह अब तक सो रही है। तेरी चाची ने तो यह कहकर तुझे हमारे गले से बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चूचाई के कर लेती है, लेकिन तेरी आसार देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था।
जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसने की कोशिश मत करना रा भाई, सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहां से निकल कर आई थी। मैं चुपचाप वहां से किचन में चली आई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में सचिन उठकर आए। उन्होंने मुझे यह काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कटकर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से सचिन को देखा तो मैंने अपने दिल में एक उम्मीद पाल ली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब ये उम्मीद टूटे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननद ने ठीक कहा था कि सचिन अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। सचिन अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सांस, मेरी ना की हुई भी गलतियां सचिन को गिना और सचिन मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सचिन को मेरी बात सुनना ही नहीं था। वह तो बस अपनी माँ की सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती और जब रात होती तो सचिन अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे सचिन का प्यार एकदम बिना मतलब लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर सचिन भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सांस मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन में घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चकराकर गिर गई तो मजबूरी में मेरी सांस को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूं। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह खुशखबरी सचिन को सुनाऊंगा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि क्या मेरी सास को लड़का चाहिए तो अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सास उसे नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। मेरी सास ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार सचिन से इस बारे में बात करना चाहा तो सचिन ने मुझे टाल दिया। कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी से इस फिक्र में क्यों घुली जा रही हो? तुम भगवान से प्रार्थना किया करो कि वह तुम्हें बेटा ही दे दे। कभी कभी सचिन पर मुझे हैरत होती थी कि वह पढ़े लिखे हो के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। सचिन को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे चाहते 6 महीने गुजर चुके थे और यह 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती है। भगवान जब मेरी बेटी होगी तो यह लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी। लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दिया तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे सचिन से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सचिन तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब सचिन ने मेरे लिए अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती थक कर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई आदर करने वाला था नहीं कि उठो खाना खा लो।
सचिन को कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे ही हमारा सचिन अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सांस को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं इन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सांस को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां कुछ ही देर में मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहां से भगा दो, नहीं तो वह लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वह नर्स रहम दिल थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वह मेरे पास आए, कहने लगे, बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, हाँ, मुझे एक छत चाहिए जहां मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब करते। मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। अति खादे तुम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वह लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। मैं चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में आकर बैठ गई। वह लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान महल था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाऊज कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम सोनी रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल से गोरी चिट्टी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वह लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई, और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वह मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किया होंगे जो तुम हमें मिली समय पर लगाकर उड़ रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा कविता, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत की है और सोनी को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूं। फिर तुम और सोनी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी? मैं अब भी सचिन की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं मना करते करते रह गई।
मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है वह मेरी बात को जरूर समझेगा और अपने माँ बाप को भी समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वो लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे कि मैं हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी, सोनी हमारे बीच ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो सचिन था, लेकिन सचिन इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से सोनी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोई। सचिन मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, कविता तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। सचिन, जितना मेरे पास आ रहे थे मैं उनसे उतना ही दूर जा रही थी। सचिन के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी और अपनी बेटी से मिलने की तड़प भी थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे थर थर कांप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सचिन से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि सचिन मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। सचिन मुझसे बार बार पूछ रहे थे, कविता तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हंगा, हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी सचिन को उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सचिन बोले, कविता जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूं। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। सचिन सोनी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी और सोनी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। मैं सचिन पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि अब ये थी उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग चुकी है। वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था ना। बाबूजी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा ये सब क्या है, क्योंकि उनकी की नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी यह जानना चाहती थी कि सचिन उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने सोनी को मेरी गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गईं। सचिन माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, सचिन को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 6 बच्चों ने जन्म, या 3 लड़के और 3 लड़कियां। सचिन का एक बड़ा भाई था, इसका नाम प्रकाश था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रकाश की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब सचिन को मुझे दे दो। तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे 6 हैं, लेकिन सचिन की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बावजी के पैसों पर थी। वह सचिन के जरिए बावजी के पैसे ऐंठती रहती थी। उन्होंने सचिन को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी और वह माँ बाबूजी के पास आते और खूब सारे पैसे लेकर जाते थे। सचिन चाची से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था, इसलिए उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, सचिन की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है।
बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और सचिन को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है, वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यही कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। सचिन ने भी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी कि उन्हें दुख होगा। वह कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वह यही दिखावा करता कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी सचिन चाची के घर से ही अपने माँ बाप से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और इसीलिए सारा भेद खुल गया। सचिन ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई थी तो उस दिन रात को मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उस 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जा तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूं। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी अपी बीते बहू बल्ली बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने सोनी को भी खूब प्यार किया। सोनी के लिए उनके प्यार में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोनी उनकी पोती थी। उन्होंने सचिन कहा, तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन कविता और सोनी हमारे साथ ही रहेंगे। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। सचिन बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूं और मुझे अब दोनों के तकलीफ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए हैं। चाचा और चाची को भगवान ने बहुत से औलादें दी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा और चाची अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे। मैं आपके साथ ही रहूंगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। सचिन ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी सचिन को माफ़ कर दिया, क्योंकि सचिन की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी, और अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। सच कहते हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वह अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बस कभी कभी हम नशुआ वह हमें ज़रूर देते हैं, और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी आजमाइश का बदला दिया था, मुझे इतने प्यारे रिश्ते देकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।